हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो गाइस? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जेई का एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आता जा रहा है और इस समय अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए अगर हमें पता लग जाए कि किस किस चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चंस मेनली आते हैं, ताकि हम अपनी पूरी पढ़ाई को उसी के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं और हमारे एफर्ट्स में प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मास्टर एनालिसिस किया था, एक पूरा पेपर लिया था। उस पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस मैंने आपके सामने किया था और उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा था कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो यार, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम कोई चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो यार, वो चैप्टर वाइज एनालिसिस जो है वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो आपकी डिमांड थी, जिसमें आज हम आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, ये जो पहला 3 फंडामेंटल चैप्टर्स रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये हम देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। सबसे पहले हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में देखते हैं कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक्स में हमने जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, जनरल केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स हैं, वो भी ले लिए हैं। जैसे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं। जेई मेन में भी आ चुके हैं, जेई एडवांस में भी आ चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार क्वेश्चन आया था C3H4 से रिलेटेड। C3H4 जो है उसमें लिखा हुआ था कि एलीन है और बताओ इसमें कार्बन एटम्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो सकती है। तो एलीन के अंदर सिंपली जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2 है, यहाँ बीच में sp है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आप सभी को आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो हर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे कि कार्बन के आसपास हम चेक करें कि कितने पाई बॉन्ड्स हैं। अगर कार्बन के आसपास यानी कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड से अगर वो कनेक्टेड है, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर वहां पे वो किससे कनेक्टेड है, सिंगल पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी डबल बॉन्ड ही है उस पे, तो ऐसे केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर वहां पे कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वुड बी देयर। बाकी एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से अगर इसको करना है तो आप जानते ही कैसे करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा शेप एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने मैं अभी के अभी दूं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने C3H4 है और इसमें मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बताओ भाई C3H4 जो है, इसमें कितने एटम्स सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, कितने एटम्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में जो नेमिंग आता है, जैसे ये क्वेश्चन जेईई में 2019 का है, एल्केन, एल्कीन्स एंड साइक्लिक कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं। खासकर एल्कीन एल्काइन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें एल्कीन भी है, एल्काइन भी है, तो हमने सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन करनी है। पेरेंट चेन सिलेक्शन इस तरीके से करना है ताकि एल्कीन एज वेल एज एल्काइन हमारे सामने आए। उसके बाद इसमें फंडा आता है नंबरिंग का, कि भाई नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको मिलेगी। तो बताओ, सोचो, एल्कीन एल्काइन में नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको मिलती है? किसी को नहीं मिलती। लोएस्ट लोकेंट रूल जो होता है ना अपना, लगभग वैसे अप्लाई होता है, यानी नंबरिंग जिसको कम मिले, छोटा नंबर मिले, उसको प्रायोरिटी मिलती है। अब यहाँ पे नंबर अगर मैं इधर से करूँ तो भी 1 आएगा, इधर से करूँगा तो भी 1 आएगा। जब दोनों में नंबरिंग सेम मिलती है तब एल्कीन इज गिवन मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू एल्काइन। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों का हमें ख्याल रखना होता है। इसी तरह का अप्रोच जैसे ये जो यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है, जो आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से टाइप्स है, इसी तरह का अप्रोच जो हमारा रैंक बूस्टिंग कोर्स है फॉर जेईई 2022, जिसमें पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया जा रहा है और मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है, उसमें इसी तरह का अप्रोच हम क्लास में करते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स कराते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं और घर पे उसी तरह का होमवर्क भी देते हैं और फिर मॉक टेस्ट भी उसी तरीके से होते हैं। ओके, चलते हैं इससे आगे। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है, ये है मोनोफंक्शनल एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। जैसे कि मान लीजिए एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास COOH है और यहाँ पे हमारे पास CHO है, हमारे पास COOH है और यहाँ पे हमारे पास CHO है। अब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आते ही सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हाँ, हमें पता होना चाहिए सीनियरिटी टेबल, या उसको एक और नाम दिया जाता है
प्रायोरिटी टेबल। अब वो टेबल हमें पता होगी तो उसके बेसिस पे हमें पता लग जाएगा कि भाई एसिड यहाँ नंबर 1 पे है, और मतलब पेरेंट चेन में हम इसको लेंगे ही, तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। अब इसमें डाउट स्टूडेंट्स को एल्डिहाइड में काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि एल्डिहाइड जो है इसमें कार्बन को पेरेंट चेन में लेना है या नहीं लेना है, और ऐसे केस में इसका प्रीफिक्स जो होगा तो वो क्या होगा, तो फॉर्माइल होगा, ऑक्सो होगा, बड़े डाउट रहते हैं इस केस में, लेकिन वो एक अलग डिटेल की बात है। पर आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स है जिसमें जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रीफिक्स उसके लिए यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स का यूज किया जाएगा। ओके गाइस, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ये टाइप नंबर 4 है, ये है एरोमेटिक कंपाउंड। देखो यार, एरोमेटिक कंपाउंड की जो नेमिंग होती है ना, ये नेमिंग पसंद किसको है, ये जेई मेन वालों को भी, एडवांस वालों को भी पसंद है, ठीक है। और इसमें हमेशा अपने को सबसे पहले फंडामेंटल कंपाउंड्स पता होने चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल कंपाउंड्स मतलब एक बात बताओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फिनॉल है। अब एक बात बताओ, फिनॉल जो है वो एक कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम है, बताओ जल्दी से सोचो इस बारे में। यस, फिनॉल जो होता है वैसे ये कॉमन नेम था, लेकिन ये कॉमन नेम इतना कॉमन नेम हो गया कि आईयूपीएसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज एन आईयूपीएसी नेम। तो फिनॉल का जो आईयूपीएसी नेम है वो फिनॉल ही है। सिमिलरली बेंजीन का जो आईयूपीएसी नेम है वो बेंजीन ही है। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि टॉल्वीन भी एक फंडामेंटल कंपाउंड है, और टॉल्वीन इज आईयूपीएसी नेम। तो इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और एरोमेटिक नेमिंग पे खास तौर पे फोकस करें, राइट। चलते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप 5 की अगर हम बात करें तो वो है कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनके शुरू के पेजेस में कुछ कॉमन नेम्स दिए होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जितने भी PYQ हैं उन PYQ के हिसाब से अगर आप कॉमन नेम्स की लिस्ट बना लो, एक मास्टर लिस्ट बना लो, तो काम आपका हो जाए। एक वीडियो है कॉमन नेम से रिलेटेड जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। उसकी हेल्प से भी आपकी सारी परेशानी दूर हो सकती है। तो उस वीडियो पे जाइए, उसमें कॉमन नेम्स जो भी होते हैं ना, जो भी यूज करते हैं हम, आइसो, नियो, एक्राइल, एलाइल, ठीक है, बड़ी परेशानी रहती है, तो उसमें आपको ज्यादातर मिल जाएगा, है ना। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका यूज कर लेना, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में मेसिटाइल ऑक्साइड था, तो मेसिटाइल ऑक्साइड जो है वो कुछ ऐसा होता है, ये होता है मेसिटाइल ऑक्साइड। और ये जो मेसिटाइल ऑक्साइड है, एनसीईआरटी जब तुम देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो एल्डिहाइड कीटोन वाला हमारा चैप्टर है ना, वहां पे मेसिटाइल ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है। एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप चेक कर सकते हो। उस वीडियो में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी इन 1 आवर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करा रखी है। उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था मेसिटाइल ऑक्साइड के बारे में। मेसिटाइल ऑक्साइड के बारे में मैंने मेंशन किया था, और ये पर्टिकुलरली एग्जाम में फिर क्वेश्चन आ गया था। तो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब आना तो उसी में से ही है जो है, तो प्रेडिक्शंस काफ़ी बार ठीक बैठ जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से मेसिटाइल ऑक्साइड है। अच्छा, ये कब बनता है, क्या कुछ अंदाजा है आपको इसके बारे में कि ये कब बनता है? बताओ, सोचो इसके बारे में, शक्ल देख के कुछ पहचान में आ रहा है कब बनता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये बनता है एल्डोल रिएक्शन में, एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है। जब हमारा कीटोन जो है, जो ये एसीटोन है, इसका एल्डोल कंडेंसेशन हम कराते हैं डाइल्यूट बेसिक मीडियम में, तो ऐसे केस में हमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिलता है। तो भाई ये था पहला एनालिसिस। तो भाई कैसा लगा आपको? मजा आया होगा। तो आईपीएससी में आपको पता लग गया किन किन चीजों पे फोकस करना है, किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं जीओसी में टाइप 1 जो है वो आरएचआई से रिलेटेड है। आरएचआई का मतलब है रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। जैसे कि ये क्वेश्चन आ रखा है, ये है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है। अब ध्यान से देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन का इन डेप्थ क्वेश्चन आ रखा है जेई मेन में, ये जेई मेन का सवाल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। बिल्कुल, हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल केटाइन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ दिस बॉन्ड। तो भाई अपने को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो रेजोनेंस और हाइपर से मेनली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वो अपने को ढंग से पता होना चाहिए कि भाई रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, एरोमेटिसिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे एक्ट करता है ये बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सिग्मा पी कॉन्जुगेशन है, जिसमें सिग्मा हमारा क्या होता है, फिल्ड होता है, और पी हमारा वेकेंट होता है।
तो एम्प्टी जो ये 2p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो वेकेंट टी और 2p ऑर्बिटल के साथ जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता है। तो अपने को एग्जैक्ट फील आनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइप 2 की, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज को कार्बन एन को क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। तो भाई अपने को पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कैसे कंपेयर किया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि भाई जिसमें आपको बेंजाइल कैटायन दिया हुआ था, आपको इथाइल कैटायन दिया हुआ था, तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई ये सबसे बड़ा पापी है। यहाँ पे जो कार्बन है इसमें परसेंटेज एस करेक्टर काफी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी हाई है, और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स का ये भूखा प्यासा है, और ऐसे केस में इसको प्लस इस पे आया तो हाईली क्या होगा, अनस्टेबल। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। अब स्टेबिलिटी आपने देखा, स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अगेन, पर अपन ब्रॉड एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई चैप्टर में क्या क्या चीजें मेनली पूछी जाती हैं। उसके बाद टाइप 3 में अगर हम बात करें, एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी कंसेप्ट ऑलवेज वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक्स रहा है, क्योंकि एरोमेटिसिटी के अंदर रेजोनेंस जो है वो ऑलरेडी आ गया यार। तो एरोमेटिसिटी आने के बाद रेजोनेंस के अलग से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस तो ऑब्वियस ही है। तो एरोमेटिक हमेशा से ही एरोमेटिक कंपाउंड है, या फॉर एग्जाम्पल हाईली अनस्टेबल आ जाए कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो उसमें कौन होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इस तरह के सवाल या ऐसी रिएक्शंस जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड बने, वो भी हमेशा ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्राइड यूज किया, तो बताओ एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा क्या, थिंक अबाउट इट, क्या यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा। ये जो H माइनस है वो बेस की तरह काम करेगा, और यहां से H को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जिससे यहां बॉन्ड बनेगा, तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, तो ये पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के सी पे क्या आएगा, माइनस आएगा। बात वहीं पे खत्म है यार, खत्म है, चिल है, बिल्कुल फुल पावर। तो आप समझ गए हो, एरोमेटिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे न्यूमरस क्वेश्चंस आए हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस करना चाहते हो और फुल फ्लेज्ड रिवीजन करना चाहते हो हर एक कंसेप्ट की, वो भी स्पेसिफिक जो विच द कंसेप्ट्स विच हिट्स द बुल्स आई, तो यू शुड गो फॉर रैंक बूस्टिंग कोर्स। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी हुआ है ना, गूगल फॉर्म का। तो स्पेशल कोड के लिए उस लिंक को, उस गूगल फॉर्म को फिल जरूर करिएगा। आरबीसी कैन बी अ गेम चेंजिंग फॉर कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो यार देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एनसीईआरटी में एक ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर से कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। एनसीईआरटी में ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जहां पे स्टार्ट होते हैं ना, वहीं पे उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर एक ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें ग्रुप्स दिए हुए हैं और बता रखा है कि भाई कौन सा ग्रुप के इंपैक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज होती है। तो वो यू कैन चेक दैट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करें तो बता सकते हो कौन सबसे एसिडिक है, कैन यू टेल मी, बताओ। यस, दिस इज मोस्ट एसिडिक। साइनाइड जो है इस ग्रुप का -M लगेगा, जब यहां से H को रिलीज करेंगे तो C पे नेगेटिव आएगा, और जो ये तीन साइनाइड ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुप्स का -M लग के दैट नेगेटिव चार्ज विल बी हाईली डीलोकलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाईली स्टेबलाइज्ड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो आपको कर ही लेना है, और मैंने बता दिया कि भाई एक्स्ट्रा कहां से करना है ना। अब चलते हैं उससे आगे, बेसिक स्ट्रेंथ। भाई बेसिक स्ट्रेंथ जेई मेन के लिए इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो 213 वाला जो ऑर्डर है, याद है ना कब आता है, मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, उस केस में 213 ऑर्डर आता है, वो भी एक्वस फेज में। और दूसरा ऑर्डर कौन सा आता है, 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, जो किस केस में आता है, इथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन, इस उस वाले केस में आता है। तो ये ऑर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपने को गुआनिडीन वाले एग्जाम्पल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। जो गुआनिडीन होता है, ये होता है गुआनिडीन, और इसी तरह के जो रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उन सब में क्या होता है गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पे जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो एलिफेटिक अमाइन से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये अपने को क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो गुआनिडीन टाइप के एग्जाम्पल्स है दे आर मोर बेसिक
इवन देन दिस। तो गुआनिडीन से पहले जेई एडवांस में ही मेनली क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जेई मेन में भी सवाल इससे आते हैं। उसके बाद टाइप 6 मिसलेनियस। भाई देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली इससे क्वेश्चन एडवांस में ही आता था, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन में CO2 कौन रिलीज करेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन इटसेल्फ। तो जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं इनसे नॉर्मली एडवांस में ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जेई मेन में भी सवाल आने लग गए हैं। बात समझ में आई सभी को? तो भाई दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला सवाल आया मेटामेरिज्म से। मेटामेरिज्म से वैसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज बताता हूं, जो स्ट्रक्चरल में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे स्ट्रक्चर्स बनाना। इसका बहुत यूज आता है। जैसे कि मान लो आपको फॉर एग्जांपल ये दे दिया C5H12O। अब क्वेश्चन इसके बाद तो शुरू होगा दैट हाउ मेनी कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O गिव्स पॉजिटिव लुकास टेस्ट। इस तरह की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। तो यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हेल्प से स्ट्रक्चर्स बना पाना, डिफरेंट कंपाउंड्स का अंदाजा लगा पाना, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है ऑलवेज। चलते हैं उससे आगे, जैसे कि जीआई से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो होगा कब नहीं होगा। इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन। पहले इस तरह के जेई मेन में नहीं आते थे, पहले बहुत ही आसान से आते थे कि भाई बताओ यहाँ पे ये 2 मिथाइल इस तरह का कोई कंपाउंड है, बताओ जीआई शो करेगा नहीं करेगा, या यहाँ पे Cl लगा दिया शो करेगा नहीं करेगा। तो दिस वाज वेरी इजी। लेकिन अब थोड़े बेटर क्वेश्चन भी आने लगे कि जीआई कब शो होता है कब नहीं होता है। बाकी हाँ, अभी तक एलीन हो गया, क्यूमुलिन्स हो गया, स्पायरो हो गया, पॉलीफिनाइल्स हो गया, उनसे जे एडवांस में ही मेनली क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में नहीं आते हैं। पर आपको पता लग गया कि जीआई शो होता है या नहीं होता है। ये बेसिक फंडा अपने को क्लियर होना बेहद जरूरी है। कैलकुलेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ जीआई से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अगली चीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, भाई हॉट फेवरेट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर मैं बात करूं, कायरलिटी, कायरल है या अकायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस तरह की जो चीजें हैं ना, पीपीएल को रोटेट करेगा नहीं करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को, उस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजनेशन के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह के मेनली एडवांस में आते थे, पर अब जेई मेन में भी आते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल पहले से इंक्रीज हो रहा है, पहले कम आती थी स्टीरियोकेमिस्ट्री जेई मेन में बहुत। तो यहाँ पे इट्स अ नाइस क्वेश्चन, पाई बॉन्ड ब्रेक करके आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं, और ये यहाँ पे स्टीरियो लॉक का भी कंसेप्ट आ रखा है, स्टीरियो लॉक का भी कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अप्लाई हो रहा है मतलब। उससे आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि नॉर्मली एंटी और गॉश फॉर्म में एंटी इज मोर स्टेबल, बट इन फ्यू केसेस गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और अदर टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस। तो वो चीज आ चुकी है, आप जानते हो, ठीक है, आज आती है उस तरह की। और बाकी जैसे स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मर्स जो हैं इथेन के, वो आपस में कैसे रिलेटेड है वो पूछा गया है ना। तो कन्फर्मर से कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, इस पर्टिकुलर पूरा इसका कंक्लूजन बताऊं, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि भाई ओवरऑल जो क्वेश्चंस आते हैं आइसोमेरिज्म में, उसके अलावा जीओसी में किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो जो रिलेशनशिप होता है एनेंटियोमर डायस्ट्रोमर, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो गाइज अगर आप ऐसे वीडियो आगे भी चाहते हो कि और भी आए, तो भाई पहले तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। और आरबीसी का रैंक बूस्टिंग कोर्स का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर बने, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है ना। और नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म ज़रूर फिल करें। ओके गाइज, बाकी टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।